नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडीज सेंटर पे। तो हम लोग क्लास 11th के समुच्चय पे बात कर रहे थे। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद शूट की जा रही है, थोड़ा बीच में हम लोग बिजी हो गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आगे से क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो हम लोग सेट में अभी तक, जहाँ तक मुझे याद है, कि आपको पूरक समुच्चय के बारे में यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में बता दिया गया था। उसकी कुछ क्लास छोटी रखी गई थी, इसलिए उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी छूटा हुआ था, जो उसके गुणधर्म होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट के जो गुणधर्म होते हैं। तो आज हम लोग पहले उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद बात की गई थी पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पे भी बात करने वाले थे, डी मॉर्गन के नियम पे, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। तो हमें गर्व होना चाहिए ऐसे वैज्ञानिकों पे। तो हम लोग आज उस पर भी बात करेंगे। तो आइए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरक समुच्चय के गुणधर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं पूरक समुच्चय के गुण। तो ये होता है पूरक समुच्चय के गुण। तो इसमें जो अपना पहला पॉइंट आता है, वो पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर हम लोग कोई सेट अपने पास ए है और उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी कि एक सेट अपने पास ए है, इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और फिर से जितना इसका कॉम्प्लीमेंट आए उसका फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, तो ये फिर से ए ही प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको आप लोग प्रूव करना चाहें तो वेन डायग्राम एक बढ़िया मेथड है अपने समुच्चय चैप्टर के किसी भी थ्योरम या कोई भी लॉ हो उसको सिद्ध करने का। तो हम लोग चाहें तो इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। तो एक अपने पास ये है और इसमें एक सेट है। तो अगर हम लोग बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, ये सेट ए है, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो क्या आएगा, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया बचेगा क्या, ये बीच का ए बचा रह जाएगा। और उसके बाद जब इसका फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि अभी ये वाला नहीं आना चाहिए, यूनियन में से पूरे यूनिवर्सल सेट में से पूरे ये वाला एरिया नहीं आना चाहिए, बाकी बचता कौन है, यही वाला बचता है, यही आएगा। तो इसलिए ये ए हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी रूल को वेन डायग्राम से सिद्ध कर सकते हैं। अब बात की जाए दूसरे वाले नियम पे, तो अपना दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, अगर यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकाले, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो ना आए, तो ऐसा कोई अवयव बचेगा, तो नहीं जी नहीं, फाई बचेगा। अब इसी पे एक तीसरा नियम यहीं से बन के आ जाता है अपने सामने। तो तीसरा नियम, अगर हम लोग फाई का ही कॉम्प्लीमेंट निकालें, देखिए कॉम्प्लीमेंट निकाला कैसे जाता है, तो यूनिवर्सल सेट में आए लेकिन उसमें ना आए, तो फाई में ना आए, यानी कि कोई भी ऐसा बचा नहीं, तो ये आ जाता है यू। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यू का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। अभी बाद में लिख देंगे कि यहाँ पे किसका क्या मतलब है। तो ये हो जाता है अपना तीसरा नियम कि अगर फाई का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू प्राप्त होगा और यू का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फाई प्राप्त होगा। और इसका एक चौथा नियम आता है, कहता है कि अगर हम लोग ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग यूनियन ले ले तो अपना क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ से ए ये इतना है और कॉम्प्लीमेंट ये पूरा, तो मिल के पूरा दोनों क्या बना देते हैं, यूनिवर्सल सेट ही बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। उसके बाद इसी पे एक पांचवा और लास्ट आ जाता है अपने पास, क्या, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो इन दोनों का। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट, यानी कि ए ये पूरा रहा और ये पूरा बगल वाला एरिया इसका क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए डैश। तो इन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता, तो इंटरसेक्शन क्या प्राप्त होगा, हमें फाई प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये 5 नियम हो जाते हैं। जहाँ पे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फाई क्या है, तो ये शून्य या रिक्त समुच्चय है। बात की जाए अगर ए पे, तो ए कोई एक सेट है, ए कोई समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है जो U का सबसेट है, यानी कि उपसमुच्चय है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि A जो है वो U का उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय है। अब ऐसा लिखा भी जाए चाहे ना लिखा जाए, क्योंकि कोई भी सेट यूनियन सेट का हमेशा ही उपसमुच्चय होता ही है। और बात की जाए अपना U क्या है, तो U सार्वत्रिक समुच्चय है। तो ये हो जाता है सार्वत्रिक समुच्चय।
तो ये हो जाती है अपनी बेसिक सी बात किस पे, पूरक समुच्चयों के गुणधर्म पे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन लॉ, उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर उसके बाद अपना जो डी मॉर्गन लॉ है उस पर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग अपना बात करते हैं अपने नियम जो डी मॉर्गन लॉ है। तो इसे हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, डी मॉर्गन लॉ, जिसे हिंदी में हम लोग चाहे लिखना है तो डी यहाँ पे लिख देंगे, मॉर्गन का नियम। तो देखिए इन्होंने बेसिकली दिए तो थे 2 ही नियम, लेकिन हम लोग उसको 3 नियम मानकर, 4 नियम मानते हैं। तो वो 4 चीज़ों पे अप्लाई होते हैं। तो देखिए इनके एक तरह से देखें तो 2-2 नियमों के ग्रुप थे। तो जो पहला ग्रुप था उसे हम लोग नाम देते हैं पूरक समुच्चयों का नियम, यानी कि पूरक का नियम। अब पूरक का नियम क्या कहता है कि अगर ए, तो इसमें जो पहला पार्ट था वो कहता है कि ए यूनियन बी लिया जाए, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बजाय हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, और इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन करवा दें। अब ये बात डी मॉर्गन जी ने कही थी, लेकिन जो खुरापाती लोग हैं वो काहे मानेंगे कि डी मॉर्गन जी सच कह के गए हैं या झूठ। तो सभी लोग मानते हैं, तो आप भी मानेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरी नियम इन्होंने दिया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आ जाए तब क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा करना कुछ नहीं है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अभी तक हम लोग यूनियन मिल रहा था यहाँ, तो यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा था। अगर यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे यूनियन, बिल्कुल दोनों अपोजिट हो जाते हैं। तो ये कह के गए थे हमसे कौन, डी मॉर्गन साहब, कि ऐसा होता है। अब ऐसा होता है या नहीं, इसके लिए हम लोग अभी बात तो जस्ट की है कि समुच्चय चैप्टर में किसी भी चीज़ को सिद्ध करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि हम लोग उसका बेन आरेख बना लें, और अगर दोनों का बेन आरेख मैच कर जाता है तो हम लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए आइए देखिए 2 डायग्राम हम लोग बनाते हैं, बेन डायग्राम। तो एक इसको बनाते हैं और एक यहाँ पे साइड में और बनाते हैं। तो ये हो जाता है अपना 2 यूनिवर्सल सेट। तो इन 2 यूनिवर्सल सेट, तो अब देखिए इसमें हमें ए और बी सेट दिखाने हैं, और ए और बी ऐसे सेट हमें दिखाने हैं कि मतलब कि दोनों असंयुक्त या विसंगीत ना हो। असंयुक्त या विसंगीत एक ही बात है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करते हो। तो यहाँ पे भी दिखा दिया और यहाँ पे भी दिखा दिया। अब बात की जाए इनमें बारी बारी से एरिया को दर्शाने की। तो देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये वाला पूरा एरिया है, ये जहाँ से मार्कर चल रहा है इसके अंदर पूरा का पूरा एरिया ए यूनियन बी कहलाएगा। अब उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए इतने को छोड़कर ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें सारे आएंगे। तो देखिए ये जितना मार्कर से, रेड मार्कर से कलर किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा बाहर वाला एरिया किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया, इसका वेन डायग्राम ये बना। अब देखते हैं क्या इसका भी वेन डायग्राम कुछ ऐसे ही इसकी फोटो दिखती है। तो आइए देखते हैं इसको। तो पहले हम लोग लेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहले ए है क्या, तो ए यहाँ पे ये इतनी वाली पार्टी है, तो ये ए है। ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पे मार्क कर रहे हैं 1 2 3, ये इस तरह से ये ए को छोड़ते हुए बाकी बी को भी हम लोग इसके रेंज में शामिल कर लेंगे। तो ये हो जाता है कौन सा, ए कॉम्प्लीमेंट, जितना दूर लाल मार्कर दिख रहा है। अब बात करें ये है बी, तो अगर बी की बात करें तो बी का रेंज कौन सा होगा, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग काटते हैं। तो बी में ये ए वाला पूरा पार्ट आएगा, बस हम लोग किसको छोड़ देते हैं, बी को। यहाँ बी में नहीं जाएगी ये लाइन, तो ये ऐसा कुछ, ये बी को पूरा छोड़ दिया जाए। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए, तो इंटरसेक्शन मतलब जहां दोनों लाइनें मौजूद हैं, तो दोनों लाइनों का मौजूद होना कहाँ पे पाया जा रहा है, तो इतने एरिया में तो एक ही लाइन मिल रही है हमें। यहाँ तक देखिए
यहाँ तक तो ब्लैक लाइन थी, यहाँ पे केवल रेड लाइन थी और यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी। तो ये इतना जो बाहर वाला एरिया है, यहीं पे दोनों लाइनें पाई जा रही हैं, यानी कि इंटरसेक्शन पाया जा रहा है। तो अब देखिए दोनों चित्रों का अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों चित्र समान आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें भी विश्वास हो जाता है कि डी मॉर्गन साहब ने जो कहा था वो सत्य कहा था। इसी तरह से इसको दिखाना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अपना ये जो दूसरा नियम है, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो सेट यूनिवर्सल सेट को इस तरह से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का कंपेयर करते हैं। तो इस तरफ वाला इसमें बनाएंगे, इस तरफ वाला इसमें बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं दो सेट ए और बी को। तो उम्मीद है दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे ए ये है, ये बी है, यहाँ पे ए बी ये रहा। अब ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन सा है? तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, यही वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें देखिए कॉम्प्लीमेंट, तो अब ये जितने में ना आए तो इसी को छोड़कर बाकी का पूरा एरिया कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से कलर कर देते हैं। तो जितना एरिया अपना आ रहा है उन सभी को कलर करेंगे। तो ये पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसका पूरा एरिया इसमें कवर हो जाएगा, बस कितने को छोड़कर? तो ये ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी पूरा एरिया ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो ए का हमें पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो ए को छोड़कर बाकी जितना एरिया बच रहा है वो सभी ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये इतना एरिया आ गया, कौन सा? ए कॉम्प्लीमेंट। अगर अब बात की जाए बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी का एरिया छोड़ेंगे हम लोग और पूरा का पूरा एरिया हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट में दर्शाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसकी लाइनें बना देते हैं। ये लाइनें बी में नहीं इंटर करनी चाहिए, ए को ये काटती हुई जाएंगी। तो कुछ इस तरह से। तो अब बात की जाए दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यूनियन। तो अब यूनियन कहाँ पे आता है? जहाँ से एक भी लाइन पास हो। जरूरी नहीं है कि दोनों लाइनें, इंटरसेक्शन वहाँ आता है जहाँ से दोनों लाइनें पास हो। यानी कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट की लाइनें दिख रही हैं और जो बी कॉम्प्लीमेंट की लाइनें दिख रही हैं, अगर ये दोनों पास होती हैं तो वहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन यूनियन कहा गया है, तो यूनियन जिसमें से कोई भी एक पास हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं पास हो रही है, तो ये इतना एरिया नहीं आएगा। यहाँ से जहाँ से एक लाइन पास हो रही वो भी आएगा, जहाँ से दो लाइनें पास हो रही वो भी। तो देखिए इसमें भी वही एरिया बच रहा था और इसमें भी वही एरिया बच रहा था। तो ये अपना डी मॉर्गन साहब का दूसरा नियम भी अपना सॉल्व हो जाता है, यानी कि सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से, तो ये पहला नियम जो इन्होंने पूरक नियम दिया था, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाता है पहला नियम। तो उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा। अब जो दूसरा अपना नियम आता है वो आता है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आइए इसको हटाते हैं और उस पर बात की जाए। तो अब डी मॉर्गन साहब ने जो दूसरा नियम दिया था, तो उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हिंदी आप लोग लिख सकते हैं, तो चाहे तो आप लोग लिख ही लीजिए। तो यहाँ पे यूनियन का मतलब कौन सा होता है? सम्मिलन। और इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ। यूनियन एंड मतलब तथा होता है, तो सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ का नियम, सर्वनिष्ठ, या इसे ही प्रतिच्छेदन भी कहते हैं, सर्वनिष्ठ का नियम। तो ये हो जाता है। अब इसमें भी दो नियम दिए गए थे। तो पहला नियम क्या कहता है? बारी बारी से एक को सॉल्व करेंगे हम। तो कहता है कि ए माइनस बी यूनियन सी ऐसा दिया गया हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ए माइनस बी, यहाँ पे यूनियन जो, या ऐसे लिखेंगे, ए माइनस बी पहले लिख लेंगे, फिर ए माइनस सी लिखेंगे, ए माइनस सी। और यहाँ पे अगर यूनियन लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन लगा देंगे। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है कौन सा नियम? जो इसका दूसरा वाला आएगा, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन लगा हो तो यहाँ पे यूनियन लगा सकते हैं। अब इस पे बात की जाए तो इसका वेन डायग्राम बना के हम लोग इसको
इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो अब इसमें चूंकि 3 एलिमेंट आ जाएंगे तो हम लोग 3 का बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ये यूनिवर्सल सेट है और एक यूनिवर्सल सेट इसको ले लिया, तो यहाँ से 2 यूनिवर्सल सेट आपके सामने दिख रहे हैं। तो अब ए बी सी 3 ऐसे हैं जो तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ए बी सी 3 सेट हैं, ए बी सी ये 3 सेट हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे भी ऐसा ही 3 सेट है। तो 1 2 और ये 3 सेट, तो ये सी है, ये है ए, ये है बी। तो ये 3 सेट यहाँ पे भी मिल जाते हैं, यहाँ पे भी मिल जाते हैं। अब बात की जाए तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बी यूनियन सी, अब बात करें बी यूनियन सी पे, तो बी यूनियन सी वाले एरिया को हम लोग यहाँ पे लाल मार्कर से मार्क कर रहे हैं। तो ये इतना एरिया जो इस मार्कर के अंदर आ रहा है, ये इतना क्या कहलाएगा, बी यूनियन सी। अब ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी यूनियन सी है। तो अब ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है कि ए में हो लेकिन बी यूनियन सी में ना हो। तो अब वो कौन सा एरिया आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये इतना एरिया जो बच रहा है यही आएगा, ये वाला एरिया। तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। तो ये इतना एरिया आएगा किसमें, ए माइनस बी यूनियन सी में। अब इस तरफ देखते हैं, तो इस तरफ हमें पहले निकालना है ए माइनस सी। ए में आए लेकिन सी में ना आए, तो कौन सा एरिया होगा, तो हम लोग यहाँ पे लाल पेन का यूज कर रहे हैं। तो ये जो एरिया आ रहा है ये कौन सा एरिया होगा, जो ए में आएगा लेकिन सी में नहीं आएगा। तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट का कोई विशेष रोल है नहीं, तो इन्हीं तीनों का रोल है। तो ये इतना एरिया हो गया। अब उसके बाद ये तो रहा ए माइनस सी। ए माइनस बी पे बात की जाए तो ए में आए लेकिन बी में ना आए, तो ये वाला एरिया देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें ए में आए लेकिन बी में ना आए, तो ये वाला एरिया, ये इतना एरिया आएगा। तो अगर इसको हम लोग मार्क करें तो कुछ इस तरह से तिरछी लाइनें खींचते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया। अब इनका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो अब जहाँ पे दोनों लाइनें मौजूद हों, तो देखिए ये वाले एरिया में जो इतना दिख रहा है, आप मार्कर की नोक पे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो इतना एरिया दिख रहा है इसमें केवल रेड लाइनें हैं, और ये जो इतना एरिया दिख रहा है इसमें केवल ब्लैक लाइनें हैं। अब इंटरसेक्शन वहीं पे होता है जहाँ दोनों चली हों, तो ये जो इतना एरिया बच जाता है, मार्कर की नोक पे ध्यान दीजिएगा, ये इतना एरिया जो इस तरह से बच जाता है, यही अपना क्या कहलाया, ये जो पूरा बचा हुआ है इनका दोनों का इंटरसेक्शन। तो यही एरिया यहाँ पे भी बचा था, यही एरिया यहाँ पे भी बचा हुआ था। आप लोग इसको एक बार घर पे अवश्य बनाइएगा, बहरहाल घर पे ही देख रहे हैं, तो वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग इसका एक बार वेन डायग्राम अवश्य बनाइएगा। और जिन ने बना लिया हो, जिनका वेन डायग्राम बन गया हो, वो लोग कमेंट में बता देंगे कि हाँ हमारा वेन डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, यानी कि समझ में आ गया है। तो ये हो जाता है अपना इनका जो डी मॉर्गन साहब थे इनका पहला नियम। तो अब यहाँ पे नीचे उतनी पर्याप्त जगह है नहीं, तो इसको हटा के उसके बाद दूसरे नियम पे बात करते हैं। तो अब इन्होंने जो इसी में दूसरे नियम का जो दूसरा पार्ट दिया था, वो क्या कहा कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी दिया जाए, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बी माइनस सी निकालेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ये वाला, और इसके लिए भी एक वेन डायग्राम यहाँ पे नीचे बना देते हैं। अब इनमें सेट दिखाने की बारी आती है। तो ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, सी सेट ये रहा। इसमें भी दिखाते हैं, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, सी सेट ये रहा। नाम दे देते हैं ए बी और सी। इस तरह से नाम देने के बाद यहाँ पे भी नाम देते हैं ए बी सी। तो इतनी बातों में आपको कोई भी समस्या नहीं है। तो अब आइए देखते हैं इस पे। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी की बात की जाए तो ये वाला एरिया, सभी लोग एग्री करते हैं इसके साथ, तो जी हाँ इसके साथ एग्री करते हैं, तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए ए में आए लेकिन इसमें ना आए, कौन सा एरिया होगा,
तो ए में आए लेकिन इस वाले पार्ट में ना आए, तो हम लोग इसको यहाँ पे ब्लैक मार्कर से दिखाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मार्कर की नोक पे ये वाला जो एरिया बच रहा है, ये वाला, तो कुछ इसको अगर बाहर आप लोग निकाल कर देखना चाहें तो कुछ ये इस तरह से बच रहा है। तो इस तरह से ये एरिया जो बच रहा है यही क्या कहलाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब इस पे बात कर ली जाए, एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी। तो अब ए में आए लेकिन सी में ना आए, तो वो कौन सा एरिया होगा, तो आप लोग मार्कर की नोक पे ध्यान दीजिएगा, ए में आए बट सी में ना आए, तो वो एरिया होगा यहाँ से, तो ये इतना एरिया होगा, ओ सॉरी सी में नहीं जाएगा, यहाँ से ये ऐसा जाएगा। तो इसको चाहे तो आप लोग यहाँ से दिखा भी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, तो ये वाला एरिया था जो ए में आता लेकिन बी में ना आता, और अगर इसको हम लोग दिखाना चाहें जो सी में ना आए तो वो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये पूरा एरिया, तो अब देखिए यूनियन, जहाँ पे एक भी लाइन चल जाएगी वो यूनियन में आ जाएगा। तो देखिए वही उतना एरिया यहाँ पे भी दिख रहा है, कुछ इसी टाइप का शेप यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों वेन डायग्राम आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसमें ये वाला मेन नहीं है, मेन इसमें कौन सा आ रहा है, तो ये मेन आ रहा है। ये तो हम लोग किसका मान निकाले हैं, बी इंटरसेक्शन सी का। तो ये इतना एरिया इसमें भी आ रहा था, ये इतना साथ में था। तो इस तरह से हो जाता है इनका जो डी मॉर्गन थे इनका दोनों नियम। अब बात होती है कुछ जैसे इसी वेन डायग्राम की, तो इसमें ए में कितने अवयव होते हैं, तो जैसे ए में 5 अवयव हैं तो उसको हम लोग n5 से दिखाते हैं, यही इनका ऑर्डर होता है। तो इसी से रिलेटेड अब एक मतलब 3 नियम आ जाते हैं अपने सामने। तो अब इसको हटाते हैं और उन तीनों नियमों पे बात करने के बाद ये चैप्टर अपना लगभग समाप्त हो जाता है। फिर बचते क्या हैं, तो कुछ सवालें बचती हैं प्रैक्टिस के लिए, जो लंबी लैंग्वेज लिखी होती हैं जिनको देखकर आप लोग बहुत डरते हैं, जबकि वो सवालें बहुत ही आसान होती हैं जब आप वेन डायग्राम बनाना सीख जाते हैं। तो इसीलिए लगभग सभी सवालों में वेन डायग्राम, जब से वेन डायग्राम बताया गया है, जितनी भी यहाँ पे थ्योरी आपको समझाई जा रही है सभी में वेन डायग्राम का यूज अवश्य हो रहा है। तो इसलिए वेन डायग्राम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो वेन डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, इससे बड़ी बड़ी सवालें सॉल्व हो जाती हैं जिनसे आपको डर लगता है। तो अब इसको यहाँ से हटाते हैं और वो जो 3 नियम बच जाते हैं अपने वेन डायग्राम में, यानी कि जो ए में कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट की संख्या जो होगी वो, तो उनसे रिलेटेड n टाइप से इस तरह से। तो हम लोग इसको अगर ए में अवयवों की संख्या देखें तो हम लोग इसको NA लिखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो यानी कि ए में कितने अवयव हैं तो उनको इस तरह से कुछ दर्शाते हैं। तो इसी से रिलेटेड अब 3 नियम हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर ली जाए। तो इसको यहाँ से हटाते हैं पहले। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हम लोग एडिशनल थ्योरम भी कहते हैं। तो जिसे योग प्रमेय भी कहा जा सकता है। तो अब इस पे बात की जाए तो देखिए इसके लिए कुछ एक ज़रूरी क्राइटेरिया हमें बनाना होगा। तो अब इसके लिए एक ज़रूरी क्राइटेरिया हमें बनाना होगा कि क्या क्या हमें दिया जाएगा। तो इसमें देने के लिए हमारे पास 3 सेट होने चाहिए। तो यहाँ पे यदि ए, बी तथा सी 3 समुच्चय हैं, जहां अगर हम लोग यूज करें ऐसा n ब्रैकेट में a, तो इसका मतलब होगा कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या तो ये हो जाता है समुच्चय A में अवयवों की संख्या। अब इसी तरह से हम लोग अगर NB लिखेंगे तो हम लोग NB अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब समुच्चय B में अवयवों की संख्या। तो इतना आप लोग जनरल कॉमन सेंस लगा सकते हैं।
तो अब इन्हीं पे आता है एक नियम। तो जो नियम नंबर 1 कहता है अपना, वो क्या कहता है, तो अगर हम लोग निकालें, अगर ए और बी का, ए यानी कि नंबर ऑफ ए, और यूनियन ले लें हम लोग नंबर ऑफ बी का, तो ये क्या आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ, ये आएगा नंबर ऑफ ए और आएगा प्लस नंबर ऑफ बी, यानी कि बी सेट में अवयवों की संख्या। अब देखिए ये क्या ऐसा आ सकता है कि यानी कि इसका और इसका योग कर दिया जाए तो यूनियन में उतने एलिमेंट आएंगे। तो अब आइए आपके सामने एक हम लोग सेट रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रखा गया, या इसको हटाते हैं, वैसा ही रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो ए अपने पास एक एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, और एक अपने पास बी है, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट रखते हैं 3 4 5 और 6। तो अगर हम लोग इसका यूनियन निकालते हैं तो ए यूनियन बी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या अपने पास आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए ये क्या हो जाता है, तो इसमें क्या इन दोनों के एलिमेंटों को जोड़कर जितने एलिमेंट इसमें और इसमें थे, इन जो दोनों का योगफल के बराबर इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसमें 4 थे, 4 8 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, यानी कि कुछ लोचा है, यानी कि कॉमन वाला पार्ट एक ही बार गिना जा रहा है। तो यानी कि कॉमन वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इसके साथ भी गिना जा रहा है और इसके साथ भी गिना जा रहा है। तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार घटा देंगे, एक बार आने देंगे। तो यहाँ पे एक बार इसमें से हम लोग घटा देते हैं क्या, तो इसको हटाते हैं और इसमें घटाते हैं। तो इसको हटा के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो ए इंटरसेक्शन बी में एन वाला पार्ट है वो घट जाएगा। अब उसके बाद इसी में एक दूसरा थ्योरम आता है, तो इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब इसी में अगर ए इंटरसेक्शन बी आए ही ना, नल सेट हो जाए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों असंयुक्त हो, दोनों अलग अलग हो। जैसे अपने पास एक है ए, इसमें है 1 2 3 4, और एक बी है अपने पास, इसमें है 5 6 7, इस तरह से। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये दोनों सीधे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो दूसरा नियम अपना यही कहता है कि यदि ए में जितने अवयव हैं और बी में जितने अवयव हैं उन दोनों का अगर हम लोग यूनियन निकाल डालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में जो अवयवों की संख्या है प्लस बी में जो अवयवों की संख्या है, बी में अवयवों की संख्या के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें लगाना होगा जब ए व बी विसंगत या असंयुक्त हों। तो यहाँ पे लिख लीजिए असंयुक्त हों, या इसी असंयुक्त को हम लोग विसंगत भी कह सकते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन ना दिखे। बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नियम हम लोग नीचे लिखते हैं। तो अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाए कि n ऑफ a यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, और यहाँ से फिर से यूनियन आए नंबर ऑफ एलिमेंट इन c, ये दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग होता है। तो यहाँ पे ये तो सभी आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ ए का जो होगा बी में जितने होंगे प्लस सी में जितने होंगे, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब उसके बाद बारी बारी से इनका इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे तो एन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे और कुछ माइनस होगा तो यहाँ पे आगे माइनस होगा एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। तो ये इंटरसेक्शन है, और उसके बाद हम क्या, तो इन तीनों का ही इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट हैं, यानी कि यहाँ पे आगे लगाना होगा n। तो यही हो जाता है अपना तीसरा नियम। तो इसी पे आधारित कुछ सवाल होते हैं जिनको मैं इस मेथड से सॉल्व करने की ज़रा से भी सलाह नहीं दूंगा कि हम इस नियम को लगाएं। अगर हमें वेन डायग्राम बनाना आता है तो इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से वेन डायग्राम से सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चर्चा में आपको कोई भी समस्या ना आई होगी। तो इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हो सकता है कुछ प्रश्न सॉल्व करने की आवश्यकता हो। अगर कुछ प्रश्न
सॉल्व करने की आवश्यकता महसूस होती है, पहले तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दी हुई है तो उसका पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जो अपने बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराने की आवश्यकता है, तो 4 या 5 क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसका एक वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी और सेट में अब कुछ बचा नहीं है, जितनी भी टॉपिक थे सेट में उन सभी पे डिस्कस हो चुका है, तो अब ये अपना टॉपिक सेट समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और एनसीईआरटी के सभी सोल्यूशन पीछे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग उनको कंटिन्यू देखते रहिए। तो अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है फलन और संबंध, यानी कि फंक्शन एंड रिलेशन। तो अगर आपके दोस्त यार कुछ अभी बिछड़े हुए हैं तो आप लोग उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ जाएं, जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो वहीं से जुड़ जाएं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।